Good morning class 12 and welcome to the next video of your ID Indian Economic Development, and the very fresh topic is started today, that is poverty. लास्ट क्लास में आपने LPG न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पूरा डिस्कशन हमने कंक्लूजन निकाला था। उसमें मेरिट डिमेरिट सारे मिस्टर ने आपको समझाए थे, ठीक है। उसमें जितना कुछ आपने कवर किया था हमने, लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या हुआ, उसकी क्या पॉलिसीज़ रहीं, प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या मेजर्स लिए, उनके क्या क्या इफेक्ट्स रहे, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या रहा इकोनॉमी पर, क्या उसके पॉजिटिव्स थे नेगेटिव्स थे, आपने ये सब कुछ समझा था उसमें। अब उससे आगे आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ पॉवर्टी। बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड इशू है इंडियन इकोनॉमी का पॉवर्टी, ठीक है। अब इसमें ये तो हम जानते हैं कि पॉवर्टी हमारे एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सोसाइटी से भी रिलेटेड है और साथ में क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें, मनी से रिलेटेड चीज़ें, तो इसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कह सकते हो इसको। और बड़ी ही अनफॉर्चुनेटली अगर मैं कहूँ तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके बारे में कहा था कि ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के 50% पुअर है वो इंडिया में रिसाइड करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि पॉवर्टी की सिचुएशन इंडिया में कितनी क्रॉनिकल स्टेज पर है। इतने सारे प्रोग्राम्स हम लोग ऑलरेडी चला चुके हैं इसको रिमूव करने के लिए। बहुत सारे हमारे पॉवर्टी रिलेटेड प्रोग्राम हमारे लॉन्च हो चुके हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स बन चुकी हैं दुनिया भर की इसके लिए, पर इसको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना अभी तक इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, राइट। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं आज कि व्हाट इज़ पॉवर्टी और उसके बेसिक रीजंस क्या हैं। आज हम रीजंस तक जाएंगे। तो सबसे पहले इसका मीनिंग, अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। तो जहाँ पर लोग अपनी मूलभूत ज़रूरतें, जो हमारी बेसिक नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा करने में जब उनकी असमर्थता होती है, वो लोग कैपेबल नहीं होते हैं, उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं पॉवर्टी, राइट। अब वो बेसिक नीड्स क्या हो सकती हैं? बेसिक नीड हमारे में आते हैं हाउसिंग है, ठीक है, फूड है, क्लोथिंग है, एजुकेशन है, ठीक है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर है ना, कुछ बेसिक ऐसी नेसेसिटी जिसके बिना आपका जीना मुश्किल है। वो सभी बेसिक नीड्स पे अगर आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं एक सिचुएशन में, तो उस कंडीशन को कहा जाता है पॉवर्टी, राइट। इंडिया में पॉवर्टी सिचुएशन बहुत ही क्रॉनिकल बनी हुई है, हम सब जानते हैं इस बारे में। अब थोड़ा सा उसमें आगे हम चलते हैं कि इसके काइंड्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट पॉवर्टी? द टोटल नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया, रीजन या कंट्री अंडर द पॉवर्टी लाइन। BPL मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी किसी इकोनॉमी में, किसी कंट्री के जो एक्चुअल नंबर ऑफ पुअर जो दे आर रिजाइडिंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, उनके काउंट को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। जैसे अगर हम इंडिया में कहें कि हम कभी 30 करोड़ लोग हमारे इंडिया में BPL जो BPL कार्ड हमारे बने हुए हैं, अगर सपोज करो 30 करोड़ लोगों के हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा इंडिया का एब्सोल्यूट पॉवर्टी लेवल वो है 30 करोड़ हो गया, यानी एक्चुअल नंबर हो गया। अब सेकेंड इसमें आता है रिलेटिव पॉवर्टी। ये वर्ड इसमें लिखा हुआ है रिलेटिव, राइट। इस वर्ड का मतलब ही है कि हम इसको कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं, किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सो व्हेन द पॉवर्टी ऑफ एनी टू स्टेट्स, एनी टू रीजन, एनी टू आप रीजन्स एरिया वाइज कह सकते हो या किसी कंट्री वाइज कह सकते हो, अगर जब हम उसको कंपैरिजन करते हैं कि किसी दो स्टेट्स का या कंट्री का, तो वो जो पॉवर्टी कंपैरिजन है वो बन जाता है हमारा रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। जैसे हम इंडिया में कहें कि इंडिया में टोटल इंडिया में US से ज़्यादा इतने लोग पुअर हैं या इतना परसेंटेज ज़्यादा पुअर है, ठीक है, तो वो जो हमारा डाटा इस तरह का कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव पॉवर्टी का डाटा। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया, यानी एक्चुअल पॉवर्टी जो नंबर होता है, एक्चुअल नंबर दैट फॉल्स अंडर द एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और व्हेन पॉवर्टी इज कंपेयर्ड बिटवीन टू कंट्री, टू स्टेट्स, एनी टू रीजन्स, देन इट इज सेड टू बी रिलेटिव पॉवर्टी। चलिए, ये तो बात रही आपकी पॉवर्टी के दोनों काइंड्स की। अब हम इसमें आते हैं मेन कॉजेस। पॉवर्टी के बारे में हम लोग बहुत कुछ सुनते आए हैं कि हम गवर्नमेंट को बहुत दोष दे लेते हैं इन चीज़ों को लेकर। कई सारे हम बातें करते हैं इस बारे में कि गरीबी में इस वजह से, गरीबी उस वजह से, गरीबी उस वजह से है। अब हमने इसके एक कुछ प्रिसाइज रीजंस पढ़ने हैं, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी चीज़ का बेसिक और जो प्रिसाइज रीज़न है वो क्या है, ठीक है। तो जो कॉज ऑफ पॉवर्टी हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, ग्रोइंग पॉपुलेशन। किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में ये जो आपका एक पॉइंट हमने लिखा है ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं उनमें एक बहुत बड़ा जो रोल है वो पॉपुलेशन का ही है। क्योंकि इतनी, जब सीधी सी बात है, जब पॉपुलेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा है आपके पास, तो जो अवेलेबिलिटी है गुड्स की, आपके पास जो सर्विसेज की अवेलेबिलिटी होगी वो ऑब्वियसली कम रहेगी, आपके पास साधन कम रहेंगे,
तो और जब साधन हमारे बहुत डेफिशिएंट हो जाएंगे तो उसका नतीजा क्या निकल के आएगा? गरीबी, पॉवर्टी। नेक्स्ट हमारा डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जैसे कि हम सब जानते हैं इस बारे में कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसके बारे में काफ़ी टाइम से बातें सुनने वाली कि इसमें वोकेशनलाइजेशन नहीं हो पाया अब तक। थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है जिसका आगे कुछ ऐसा एक्चुअल यूज़ नहीं हो पाता, उसको स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता जिससे कि कोई उससे कुछ अर्न कर सके, अपनी स्टेट को सुधार सके। तो ये इसका बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट। रीज़न जस्ट अभी आपको बताइए, पॉइंट्स आप कहीं जाओ तो इंटरलेट भी कर सकते हो कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड पर जो चीज़ें चाहिए वो आपको एजुकेशन सिस्टम में मिल ही नहीं पाती। रीज़न क्या है? उसकी वजह से आपको एम्प्लॉयमेंट में कहीं आप डेफिशिएंट रह जाते हो, आपको एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं पाती। जैसे कुछ हमारे अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हो, इसके साथ साथ इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। इसका एक रीज़न कि जो कैपेबिलिटीज़ आपकी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एम्प्लॉयमेंट मिल पा रही। ठीक है। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें आप जानते हो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका कोई मेज़र ही नहीं है कितना रहता है। तो इन सब रीजंस की वजह से हमारी पॉवर्टी बढ़ी रही है। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इसका बहुत बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कैपिटल डेफिशिएंसी। देखिए, कैपिटल डेफिशिएंसी का मतलब है कि आपके पास जो पूंजी है, जिसमें जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्किल्स के लिए ज़रूरत पड़ती है, हमें इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करने की ज़रूरत पड़ती है, या किसी भी तरह कैपिटल फॉर्मेशन में ज़रूरत पड़ती है इसकी, वो कैपिटल हमारे पास कम है। और ये तो 1947 के बाद जब प्लानिंग हमारी हुई थी, हम तब से बात पढ़ते आए कि पूंजी की कमी तो इंडिया में थी ही, जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से नहीं हो पाया था। सिचुएशन अब तक भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कैपिटल डेफिशिएंसी अभी भी है। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, जिस लेवल का इंडस्ट्रियल हमें ग्रोथ चाहिए, वो सब हमें अभी तक भी नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से जो हमारी पॉपुलेशन है और जो हमारी मैन पावर है उसको हम उतना वर्क, उसको काम नहीं दे पा रहे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इंडिया ही नहीं बल्कि जितनी भी हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग स्टेज की जो कंट्रीज़ हैं, उन सभी में ये जो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल है ये जब हर जगह पाया जाता है। कारण ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ वहाँ पे हमेशा जो उन कंट्रीज़ में ज़्यादा रहती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का रेट इतना फास्ट होता नहीं है। ठीक है। प्रोडक्शन लेवल उतना हाई होता नहीं है। रीज़न क्या आता है? जो गुड्स या सर्विसेज की हमारी सप्लाई है वो कम हो जाती है, डिमांड हो जाती है ज़्यादा। अल्टीमेटली जो हमारा मार्केट मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? फिर महंगाई बढ़नी स्टार्ट होती है। ठीक है। और महंगाई बढ़ेगी तो उससे हमारा फिर जो इंडेप्टनेस का रेट बढ़ेगा, मतलब पॉवर्टी कहीं ना कहीं फिर से हमारी आगे बढ़नी स्टार्ट होगी। फिर हमारा चीज़ें फिर से निकल के भाई सामने आएंगी, प्रोडक्शन लेवल कम होगा, घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी, हमारा साइकिल वो हमारा ब्रेक नहीं होना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, इसको आप देखो ऐसे भी कह सकते हो कि हमारा जब इन्फ्लेशन गैप आता है तो हमारा जो डेफिसिट फाइनेंसिंग बढ़ जाती है, उससे हमारा मनी फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है। मनी फ्लो बढ़ेगा तो मार्केट में महंगाई बढ़ेगी, बिकॉज पैसे का फ्लो तो बढ़ जाएगा मगर सप्लाई गुड्स की होगी नहीं, तब भी ये चीज़ बढ़ेगी। राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है जीडीपी। जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, या आप कैसे हमारा जो सिंपल प्रोडक्शन लेवल है उसका रेट बहुत स्लो है। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस भी इसका रीज़न हो सकता है। कुछ हमारे आउटडेटेड हमारे जो मेथड्स हैं वो भी इसका रीज़न हो सकता है। ठीक है। हमारे जो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करें तो उसमें जो हमारा कुछ आउटडेटेड सोशल कस्टम्स हैं, जो उनके तरीके हैं, उनको जो लोग नहीं अभी मॉडर्न टेक्निक्स को अपना पा रहे, ठीक है, उसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट है वो स्लो है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन लेवल, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है या वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, वो हमारा कहीं ना कहीं बैकवर्ड चल रहा है, डेफिशिएंट चल रहा है, जिसकी वजह से गुड्स की, सर्विसेज की पर हेड अवेलेबिलिटी हमारी लगातार कम हो जाती है। ठीक है। और वो नतीजा कहाँ निकल के आता है हमारा? वो गरीबी की फॉर्म में हमारे सामने निकल के पिक्चर सामने आती है। ठीक है। अब इसमें आपको इसमें बड़ी इंपॉर्टेंस है, आपने जितने भी हमने 6 पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, अगर आप ध्यान से सोचें, इसको समराइज़ करें तो पता लगेगा कि पॉवर्टी कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है। मैंने इसको एक यहाँ एक फ्लोचार्ट टाइप में बनाने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है। इसको हमने नाम दिया है विशियस सर्कल ऑफ द पॉवर्टी, यानी गरीबी का दुष्चक्र। क्या है देखिए, अगर हम स्टार्टिंग करें, मान लो सपोज करो कि गरीबी यहाँ पर है। अब गरीबी से होगा क्या? अगर हमारी जो काफ़ी सारी पॉपुलेशन हमें गरीब है, अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो होगा क्या? जो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है काफ़ी लो रहेगा। लिविंग स्टैंडर्ड मतलब उनके पास जो एमिनिटीज़ की तो बात हम करें, जो मतलब बेसिक नीड्स से पूरी नहीं होंगी तो एमिनिटीज़ की बात तो हम आगे नहीं कर सकते ना, अच्छी एमिनिटीज़ के बारे में कुछ। अब होगा क्या? जब लिविंग स्टैंडर्ड उनका लो है तो वो अपना एजुकेशन पे पैसा कम खर्च करेंगे, पैसे नहीं होगा खर्च करने के लिए। हेल्थ पर पैसा कम खर्च कर सकते हैं, उनके पास कैपेसिटी नहीं है मेडिकल चीज़ें अवेल करने की, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल करने की। ठीक है। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकल, ना वो एजुकेशन पे पैसा खर्च कर पा रहे हैं, ना वो अपने हेल्थ पे पैसा खर्च पा रहे हैं। इसका मतलब आपका जो
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है HCF, उसका रेट भी बहुत स्लो हो जाएगा, उसका रेट भी काफ़ी स्लो हो जाएगा HCF का। अब जब HCF स्लो होगा आपका, उसका जो ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपकी जो मैन पावर, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। हर इंसान की जब अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचेगा ही नहीं उसकी कैपेबिलिटीज़, तो उसका प्रोडक्शन लेवल भी कम रहेगा, यानी आपकी जो ओवरऑल मैन पावर की प्रोडक्टिविटी वो कम हो गई। जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो आगे जब हमारे पास प्रोडक्शन ही ज़्यादा नहीं है तो हम सप्लाई कैसे करेंगे गुड्स की, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो क्या होगा, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी कम ही रहेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम है तो फिर से वही बात है कि आपके पास जॉब नहीं है, रोज़गार नहीं है, अर्निंग के लिविंग्स, आपके जो अर्निंग के सोर्सेज नहीं है, तो आपकी इनकम जब कम रहेगी तो अल्टीमेट रिजल्ट कहाँ निकलेगा, जाके फिर से गरीबी में आ जाएंगे आप। तो ये एक ऐसा पूरा साइकिल है जो ब्रेक होता ही नहीं आसानी से, और इसको ब्रेक करने के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत टाइम से कोशिश में लगी हुई है। बहुत सारे प्लान्स हमारे इसमें लॉन्च हो चुके हैं, कई सारे प्लान्स हमारे से इम्प्लीमेंट भी हुए हैं, कुछ मैक्सिमम कुछ फेल हुए, कुछ पास हुए, पर कोशिश अभी तक जारी है, पर ये काम अभी तक हमारा सक्सेसफुली अभी तक नहीं हो पाया है। तो अब इसके लिए जो मेजर्स हैं हमारे इस टॉपिक में, कि इसके हमने कॉजेज़ तो पढ़ लिए कि ये इसके रीज़न्स हैं, अब इनके मेजर्स क्या हैं, हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं, हमने क्या इसके सुझाव दे सकते हैं, ठीक है, जो हमारे थोड़े इफेक्टिव मेजर्स रहें अलग अलग पॉइंट्स पर, अलग अलग एरियाज़ में, उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस टॉपिक में आई तो आपको पूरी तरह से टॉपिक समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कभी इसमें व्हाट्सअप नंबर मेरे पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।